अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत लोगों की डिमांड पे क्वेश्चंस आए काफ़ी लोगों के, तो मैंने सोचा कि इसके हवाले से अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन ज़रूर दूं। आजकल काफ़ी अरसे से डिफरेंट डॉक्टर्स इंक्लूडिंग माय पेशेंट्स एज वेल, दे आर यूजिंग सम मेडिकेशन टू रिड्यूस वेट। इन मेडिकेशन ग्रुप्स को GLP-1 एनालॉग्स कहा जाता है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये बेसिकली पहले तो हमारे पास इंसुलिन्स की शक्ल में, इंजेक्शन की शक्ल में मौजूद थे। आजकल एक ओरल मेडिकेशन भी लॉन्च हो चुकी है। ऑल्दो इंजेक्शंस इंसुलिन्स आर मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू ओरल मेडिकेशंस, क्योंकि ओरल मेडिकेशन में आपको बहुत हाई डोज देनी पड़ती है। इंजेक्शन जो है वो हमारे पास दो तरह के अमूमन जो इस्तेमाल किए जाते हैं। एक इंजेक्शन वो हैं जो डेली बेसिस पे लगाते हैं, जो कि लीराग्लूटाइड उसके अंदर सॉल्ट होता है, सक्सांडा के नाम से अवेलेबल है। और एक हमारे पास वीकली डोज सेमेक्लोडाइड्स के नाम से अवेलेबल है, जो कि मल्टीनेशनल ब्रांड ओजेम्पिक वगैरह के नाम से भी आती है। वीकली इंजेक्शंस भी है और डेली इंजेक्शंस भी है। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ हो और वेट भी ज़्यादा हो, मतलब शुगर को भी कंट्रोल करना हो और वेट को भी कम करना हो, तो अमूमन हम वीकली इंजेक्शंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसमें कंप्लायंस भी बेहतर होती है और लगाना भी आसान है। वाइल अगर सिर्फ आपको वेट रिड्यूस करना हो और आपको शुगर नहीं हो, तो प्रेफर्ड जो है वो डेली डोज लीराग्लूटाइड है। आल्दो वीकली बेसिस पे भी आप ओजेम्पिक भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, जो सेमेग्लूटाइड होता है। ये इंजेक्शंस कैसे काम करते हैं, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बहुत से लोगों के अंदर अभाम मौजूद हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। और ये कितने अरसे के लिए लगाने चाहिए जिसमें आप रिजल्ट्स लेते हैं। आई विल गिव माई ऑनेस्ट ओपिनियन डिपेंडिंग अपॉन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल एज जो क्लिनिकल रिसर्च हमारे पास अवेलेबल है, डाटा अवेलेबल है, उसके बेस पे हम बात करेंगे। बेसिकली 2 मैकेनिज्म्स हैं जिसके ज़रिए ये इंजेक्शंस काम करते हैं। एक काम तो ये है कि बेसिकली ये ब्रेन के लेवल पे काम करते हैं, दूसरा ये स्टोमिक के लेवल पे काम करते हैं। नॉर्मली हम जो खाना खाते हैं उसके एक ख़ास टाइम के बाद आपका स्टोमिक एम्प्टी हो जाता है और आपका एपिटाइट के सिग्नल्स ब्रेन को जाते हैं कि आप स्टोमिक खाली और आपको मज़ीद खाना खाने की ज़रूरत होती है। स्टोमिक का इसके ऊपर ये इफेक्ट है कि ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो कर देते हैं। मैदे के खाली होने की जो रफ्तार है और उसका जो टाइम है उसको बढ़ा देते हैं, रफ्तार को कम कर देते हैं। अगर 2 घंटे में मैदे ने खाली होना है फॉर एग्जांपल, तो मुमकिन है 4 से 6 घंटे में वो मैदा खाली हो। खाना आपके चूँकि स्टोमिक में पड़ा रहता है, उसकी वजह से आपको भूख का एहसास नहीं होता, आप कम खाते हैं और आपका वजन कम हो जाता है। सेंट्रल इसका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि पेशेंट को जो स्टाइटी है, स्टाइटी सेंटर, इसको वो आपको एनहेंस करता है कि खाना खाने के बाद जो आपको एहसास होता है कि आपका पेट फुल है और मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये स्टाइटी सेंटर को आपके जो फीलिंग इफेक्ट है उसके सेंटर को आपको एनहेंस करता है और आपको ये फील होता है कि आप खाना खा चुके और मज़ीद खाने की आपको तलब नहीं है। छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल होती है वो भी इसी वजह से है कि जब आपका खाना आपके पेट में मौजूद रहता है तो अमूमन आपको चूँकि पेट फुल है, आपका स्टोमिक फुल है, तो आपको भूख तो महसूस नहीं होती, लेकिन बाज़ लोगों में इसमें नौजिया की फीलिंग होना शुरू हो जाती है। नौजिया का मतलब है आपको लगेगा कि आपको मतली सी महसूस हो रही है और नौजिएटेड फीलिंग आ रही है। तो यही सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट्स है जो पेशेंट्स अमूमन उसको डील करते हैं और अमूमन वो क्विट कर देते हैं। इसको भी डील करने के 2 बड़े तरीके हैं। एक तो ये है कि हम लो डोज से, वेरी लो डोज से स्टार्ट करें। डेली डोजिंग भी ऐसे ही है और जो वीकली डोजिंग है वो भी ऐसे ही है। जो वीकली डोजिंग होती है वो हम पहले मंथ के लिए, 4 वीक्स के लिए बहुत कम डोज इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट रिस्पॉन्स की बेस पे उसको मंथली बेस पे इंक्रीमेंट लगा के और ऑप्टिमल डोज पे जाते हैं। अमूमन ये ऑप्टिमल डोज 2.4 मिलीग्राम होती है इन द केस ऑफ सेमाग्लूटाइड्स, जो ओजेम्पिक के नाम से आती है। और जो डेली डोजिंग है उसमें हम वीकली इंक्रीमेंट लगाते हैं। एक वीक एक डोज देते हैं, 0.6 मिलीग्राम से स्टार्ट करते हैं और इसका इंक्रीमेंट लगाते हैं और 3 मिलीग्राम तक जाते हैं। वीकली इंक्रीमेंट की बेस पे हम लोगों के साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करके, ताकि पेशेंट्स जो हैं वो कंफर्टेबल रहें। सेकंड बड़ी बात इसमें डाइट मॉडिफिकेशन होती है कि आपका जो डाइट है वो चंक्स में होनी चाहिए, स्मॉल पोर्शन ऑफ मील्स होने चाहिए और एलिमेंटल डाइट होनी चाहिए। वो मैं बताता हूँ कि एलिमेंटल डाइट क्या है। इन 2 चीज़ों से आप इन साइड इफ़ेक्ट्स से बच सकते हैं।
साइड इफेक्ट्स को बचाने का तरीका ये भी है कि गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप फॉर एग्जांपल जो वीकली डोज है, जो हफ्ते में एक दफ़ा इंजेक्शन लगता है, उसको हर मंथ के बाद डोज को बढ़ाएं। अगर पेशेंट टॉलरेट ना करें तो आप 2 मंथ के बाद भी ये डोज को बढ़ा सकते हैं ताकि पेशेंट उसको यूज टू हो जाए। और बहुत से लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप फ़ौरन डोज वो लगाएं जिस पे फ़ौरन वजन कम होना शुरू हो जाता है। उस पर अगर लगाएंगे तो पेशेंट जो कि अडेप्टेबिलिटी नहीं होती, पेशेंट उसके मुताबिक आदी नहीं होता, तो एकदम उसको नॉज़िया होना शुरू हो जाता है, बाज़ लोगों में वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो फुल डोज पे आराम से जाते हैं, मुमकिन है पहले 1 महीने में कोई फ़र्क ही ना पड़े इस मेडिसिन से, आपकी बॉडी उसको यूज टू होती है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंट लगता है और पेशेंट का रिस्पॉन्स देखते जाते हैं। तो एक तो स्लो एनहेंसमेंट होनी चाहिए डोज की, दूसरा पोर्शन बिल यूज करें। ये ऐसे नहीं है कि आपको डोज लगेगी और आप जो मर्जी खाएं, और इस तरह नहीं होता। इसमें सिर्फ आपको क्रेविंग्स से आप बचेंगे। आपको जो लस्ट है खाने की, क्रेविंग्स है, दिल चाहता है ऐसे खाने का, चाहे भूख ना भी लगी हो, वो क्रेविंग्स काफी हद तक बेहतर हो जाएंगी। हाथ आपने खुद रोकना है खाने से। बाज़ लोग को खाने की सिर्फ हैबिट होती है, भूख ना भी लगी हो तो क्रेविंग्स डेफिनेटली कम होती है, लेकिन आपको एहतियात खुद करनी होती है कि खाना पीने के हवाले से आपने परहेज करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और रियलिटी अपने पेशेंट्स को बताना, आवाम को बताना ज़रूरी है, वो ये है कि नॉर्मली वज़न कम करना मकसद नहीं होता। ये बात गौर से सुनने वाली है और इसको समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट बॉडी बिल्डर है, उसके मसल बल्क बहुत ज़्यादा है, उसको वेट कम करने की शायद ज़रूरत ना हो क्योंकि उसके मसल ज़्यादा हैं। वो वेट जो चर्बी की वजह से, फैट की वजह से ज़्यादा होता है, वो अनहेल्दी वेट है। अगर एक पेशेंट बॉडी बिल्डिंग करता है, अच्छा वेट गेन करता है, मसल नहीं फैट नहीं है लेकिन उसके मसल बड़े अच्छे बने हुए हैं, तो उसमें वो वेट अनहेल्दी नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेट आपका बॉडी में बोन्स का होता है, उसके बाद वेट आपके मसल्स का होता है, उसके बाद आपका वेट फैट्स की वजह से होता है। हमारा मकसद फैट की वजह से जो वेट बढ़ा हुआ है उसको कम करना है। लेकिन ये जितने भी इंजेक्शन इंसुलिन होती हैं, ये ना सिर्फ फैट को कम करती हैं बल्कि प्रोटीन्स जो मसल्स होते हैं उसको भी कम करना शुरू कर देती हैं। हम नहीं चाहते कि किसी के प्रोटीन्स और मसल्स कम हो, तो उसके प्रिवेंट करने का क्या तरीका है? एक तो लो डोजेज जिस तरह मैंने बताया उसको स्टार्ट करें। दूसरा, आप सब मसल्स की एक्सरसाइजेस करें। सिर्फ वॉक करने से मसल्स बिल्ड नहीं होते, आपको मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। इंडिविजुअल मसल्स को ट्रेन करना पड़ेगा, जिस तरह जिम में आप करते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सारे मसल्स आप ट्रेन करते हैं ताकि आपके मसल बल्क्स कम ना हो। फैट कम करना तो हमारा मकसद भी है, लेकिन मसल बल्क्स को कम नहीं होना चाहिए, उसको मेंटेन करना। और उसका एक ही तरीका कि आपको एक्सरसाइज साथ करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज के बाद अगर आप ये कहेंगे कि टोटली इफेक्टिव मेडिकेशन है या डेली लाइफ मॉडिफिकेशन में डाइट के को मॉडिफाई नहीं करेंगे, तो ये गलत बात है। डेली लाइफ मॉडिफिकेशन के में डाइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने साथ में मसल्स को बिल्ड करने के लिए एक्सरसाइज भी करनी है और साथ में मेडिसिन भी लेनी है। तो ये कॉन्सेप्ट कहना है कि सर दवा लेंगे और आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल रॉन्ग है। इन तीनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। दिस इज माई ऑनेस्ट ओपिनियन। कुछ और साइड इफेक्ट्स जो रिपोर्ट हुए हैं वो इतने कॉमन नहीं है, जिस तरह लुब-लुबिक इन्फ्लेमेशन जिसको पैंक्रेटाइटिस कहते हैं, बिल्कुल हो सकता है लेकिन बहुत रेयर केसेस में। लाइकवाइज कुछ लोगों को आइज के अंदर प्रॉब्लम हुए हैं, वीएन में, और इस तरह रेटिनाइटिस होता है। डिफरेंट हैं चीज़ें, लेकिन ये बहुत रेयर साइड इफेक्ट्स हैं जो कि हर मेडिकेशन के साथ रिपोर्टेड है। कॉमन साइड इफेक्ट्स नहीं है, हमने नहीं देखे प्रैक्टिकली, कोई बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में रिपोर्ट नहीं हुए प्रैक्टिकली स्पीकिंग। थर्डली ये बात है कि सबसे बड़ा मसला है इस मेडिकेशन में कॉस्ट इफेक्टिव क्या है। और ये याद रखें कि ये अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हमें कितने मंथ खानी है, 3 मंथ्स खानी है, 6 मंथ खानी है। नो, ये लॉन्ग टर्म खानी पड़ेगी। आप मेडिसिन लेंगे, आपका वजन कम होगा, आप क्विट करेंगे, फिर वजन बढ़ जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी है कि ये चलती रहे, कंटिन्यूस रहे। ये शायद साल से भी ज़्यादा खानी पड़े, लेकिन ये स्टॉपिंग में ये नहीं है कि स्टॉप करेंगे और वजन वहाँ पे कायम रहे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब हम स्टार्ट कराते हैं, लोगों का वजन कम होना शुरू हो जाता है, तो उनके अंदर ये इरादा आ जाता है, नहीं यार मेरा 10-15 किलो कम हुए हैं, तो वाई नॉट टू जस्टिफाई, वाई नॉट टू कंटिन्यू डेली लाइफ मॉडिफिकेशंस। वो एक्सरसाइज भी करते हैं, उसमें उनको गियर मिल जाता है। या पहले तो मेरा 1 किलो भी वजन कम नहीं हो रहा था, अब माशाल्लाह से मेरा 10 से 15 किलो वजन कम हुआ है, तो वो डेली लाइफ मॉडिफिकेशन को इतना अच्छा अडॉप्ट कर लेते हैं कि उससे ही उनका वेट मेंटेन होना शुरू हो जाता है। उसमें तो फायदा है। लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, कॉस्ट इफेक्टिव। ये पेशेंट को पहले गाइड करना जरूरी है कि ये कॉस्ट कैसे बनेगी। शुरू में तो चूंकि डोज कम होती है तो इसकी महीने में 1 इंजेक्शन भी चल जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं, महीने में 3 से 4, 4 से 5 इंजेक्शन भी कंज्यूम हो रहे होते हैं।
तो यस दे आर कॉस्टली, ये आपको पहले आपको माइंड को सेट करना पड़ेगा कि अगर आपके लिए अफोर्डेबिलिटी, और मैं तो अपने पेशेंट से ज़रूर पूछता हूँ, हर हाल में ये डिस्कस करना चाहिए कि आपके पॉकेट्स आपको ये इजाज़त देती हैं कि मेडिकेशन आप कंटिन्यू कर सकेंगे। अगर तो उनको फाइनेंसेस अलाउ करते हैं तो फिर हम ये मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं। पेशेंट जो बेचारा खरीद भी ना सकता हो, उसके लिए ये मेडिसिन को कंटिन्यू रखना शायद मुमकिन ना हो। तो ये इंडिविजुअल बेस अप्रोच होगी कि क्या मरीज उसको ऑप्ट करता है या नहीं करता, क्योंकि डेफिनेटली ये कॉस्टली मेडिकेशंस हैं और लॉन्ग टर्म चलती हैं, तो बजट को पहले डिस्कस कर लेना चाहिए, फिर इसको स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच।